Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. All students most welcome to this video class of inclined plane simple machine. एक सीरीज है 6 काइंड्स ऑफ सिंपल मशीन की जो इन वीडियो क्लासेस में डिस्क्राइब की जा रही है, जिसकी जो पहली सिंपल मशीन थी लीवर, उसे हम तफसील से डिस्कस कर चुके, उसकी काइंड्स, उसकी एफिशिएंसी लीवर की और मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला, यहाँ तक कि उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी हमने सॉल्व करना सीखा। आज इस सीरीज की दूसरी सिंपल मशीन, उस पर वीडियो बना रहे हैं, उसका नाम है इंक्लाइंड प्लेन। क्वेश्चन आपके सामने ही है, व्हाट इज इंक्लाइंड प्लेन, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। एक्सप्रेशन होगा, ऐसे लग गया, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्सप्रेशन ड्राइव करना है किसके लिए स्टूडेंट, मैकेनिकल एक्सप्रेशन ड्राइव कीजिए फॉर मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। देख लें फिर से, इंक्लाइंड प्लेन क्या है, ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ इंक्लाइंड प्लेन मशीन। इंक्लाइंड प्लेन क्या है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपका यकीनन इससे कभी ना कभी साबका पड़ा होगा और रहता ही है। कभी आप हो सकता है कि ढलान सतह पर गए हों या उतरे हों, या आपने कभी साइकिल या मोटरसाइकिल या कार ढलान सतह पर या पुल पर चलाई हो या उतरे हों, या और भी बहुत सारी जगह हैं। ट्रक के साथ एक पटरा लगा देते हैं चीज़ों को चढ़ाने के लिए या उतारने के लिए, नहीं, तिरछा एक पटरा प्लांक लगा दिया जाता है, तो डेट इज कॉल्ड इंक्लाइंड प्लेन। देखें इसकी शक्ल कैसी और डेफिनेशन तो आपके सामने ही है स्टूडेंट, इंक्लाइंड प्लेन की याद है। और मैं इसको थोड़ा सा और करीब कर दूँ, इंक्लाइंड प्लेन इट इज़ अ सिंपल मशीन। ये क्या है, इट इज़ अ सिंपल मशीन टू रोल अप हैवी लोड्स। जो हैवी लोड्स होते हैं उनको ऊपर की तरफ रोल करने के लिए बाय अ स्लोपिंग प्लान। स्लोप कहते हैं स्टूडेंट्स किसे, व्हाट इज स्लोप, ढलान। और प्लान से मुराद यहाँ पे तख्ता है। मिसाल पर ये एक शख्स जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, यू कैन सी हियर कि ये इस वेट को, ये जो वेट है या ड्रम है, इसको ऊपर की तरफ रोल अप कर रहे हैं, जबकि ये तख्ता या प्लांक लगा हुआ है, इसके ऊपर जो इसको रोल अप कर रहे हैं। इज दैट क्लियर। तो ये तिरछा तख्ता लगा हुआ है हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ, तो इसी का नाम इंक्लाइंड प्लेन है। इसको आप क्या कह सकते हैं, दिस इज एन इंक्लाइंड प्लेन। जो यहाँ पर कुछ एंगल बना रही है, नहीं, यहाँ पे क्या बन रहा है, एंगल थीटा बन रहा होगा, और जाहिर है इसको रोल अप करके ये ऊपर एक हाइट पे लेके जा रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी एच, नहीं। और यहाँ से यहाँ तक इन्होंने डिस्टेंस तय किया ऊपर तक, तो इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ बन जाएगी। इसको एल की अलामत से शो करेंगे। इसी चीज़ को हमने यहाँ पर शो किया बराबर वाली डायग्राम में। तो आप देख सकते हैं बराबर वाली डायग्राम में ये जो आपको वेट नज़र आ रहा है, दिस वन, ये जो वेट, ये तो वेट हो गया, यानी समझ लें वही ट्रम रोल अप जो हो रहा था वो हो गया। और साथ में ये हाइट है बी सी, ये कौन है, जिसने यहाँ पे हाइट दिखाई थी ना, दिस इज हाइट एच, और एंगल थीटा ये इंक्लाइंड प्लेन का एंगल कहलाता है। इसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी कहते हैं। और इंक्लाइंड प्लेन ए से बी तक इसकी जो है लंबाई है, इसको एल की अलामत से शो करेंगे। इज दैट क्लियर, दिस इज द लेंथ ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। तो ये है इंक्लाइंड प्लेन। अब इंक्लाइंड प्लेन करती क्या है, जैसा कि तारीफ सामने आ गई कि ये हैवी लोड्स को रेज अप करने के लिए, ऊपर चढ़ाने के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाती है। गेट क्लियर, एक हाइट तक ले जाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। क्योंकि अगर यही ड्रम इनको एच हाइट पर ले जाना होता, उठा के रखते डायरेक्ट वर्टिकली, तो मुश्किल होता, दुश्वार होता। लेकिन इसको इस इंक्लाइंड प्लेन पे रोल अप करना कदरे आसान है, सहूलत है। सिंपल मशीन की तारीफ ही यही है, जो कि काम में आसानी पैदा करे उसे सिंपल मशीन कहते हैं। बाकी इसके अंदर क्या क्या डायग्राम में चीज़ें, इसको भी हम डिस्कस करते हैं आपसे। मैकेनिकल एडवांटेज की हेडिंग डालें, मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। मैकेनिकल एडवांटेज आप तमाम स्टूडेंट जानते हैं कि ये रेशो होता है दो क्वांटिटीज़ के दरमियान, एवरीबॉडी नोज इट वेल। मैकेनिकल जो एडवांटेज है वो रेशो है लोड यानी वेट और एफर्ट के दरमियान। इस रेशो को मैकेनिकल एडवांटेज कहते हैं। तो एक्चुअली हमें इस रेशो को कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पर जो हेडिंग आपने डाली उसके बाद वर्डिंग ये है कि वेट एक्स वर्टिकली डाउनवर्ड। यू कैन सी हियर कि यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है, यानी ये फर्ज कर लें कि यहाँ वेट हो गया, इस वेट का वजन किस तरह अमल कर रहा है, नीचे की तरफ, नहीं, इस यहीं पर ये वेट यहाँ शो किया गया। देखें ये हमने यहाँ पे ग्रीन पेन से शो कर दिया। दिस इज़ द वेट ऑफ ड्रम या वेट ऑफ ब्लॉक, जिसको हम रोल अप करना चाहते हैं या जिसको हम ऊपर की तरफ रेस करना चाहते हैं। तो वर्टिकली डाउनवर्ड, वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक करता है। अब इसको क्या करना है, इन ऑर्डर टू रेज इट टू हाइट एच, हम चाहते हैं कि ये एच हाइट तक रेस कर जाए। इन ऑर्डर टू रेज इट टू हाइट एच, ये जो एच हाइट नज़र आ रही है डायग्राम में, यहाँ तक हम इसको रेस करना चाहते हैं, ले जाना चाहते हैं।
द एफर्ट, तो उसके लिए क्या करेंगे, एफर्ट पी अप्लाई करेंगे। ये एफर्ट पी आप डायग्राम में देख सकते हैं स्टूडेंट, ये रही। यहाँ एफर्ट कौन है, ये एफर्ट ये एक शख्स लगा रहा है यहाँ पे, ये जो है ये यहाँ पर जो हाथों के जरिए इसको रोल कर रहे हैं, ये एफर्ट है पी। और यहाँ पर इस एफर्ट को हमने ग्रीन जो है वो कलर से शो किया, समझ रहे हैं बात को। तो एफर्ट पी अप्लाई कर रहे हैं, हाइट एच, द एफर्ट पी इज अप्लाइड। तो एफर्ट पी जो अप्लाई की जा रही है कहाँ तक, थ्रू, यू कैन सी हियर, थ्रू डिस्टेंस एल, एल लंबाई तक अप्लाई कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ड्रम को नीचे से ऊपर तक लेकर गए, यानी पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जो है वो एफर्ट अप्लाई की गई है। कहाँ से कहाँ तक स्टूडेंट, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, तो एल फासले तक एफर्ट अप्लाई की गई, तभी बॉक्स ऊपर एच हाइट पे चला जाएगा। मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, याद रहे, इनपुट का फार्मूला हम जानते हैं क्या होता है, सब जानते हैं, वर्क डन बाय एफर्ट। ये इनपुट का फार्मूला है, पिछली जो है लीवर में भी बताया था। इससे पहले जब हम इनपुट आउटपुट की डेफिनेशन पढ़ रहे थे, बिल्कुल पहली दूसरी वीडियो में, उसमें भी हमने इसको एक्सप्लेन किया है। वर्क डन बाय एफर्ट, एफर्ट ने काम किया, उसका फार्मूला ये होता है एफर्ट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ऑफ एफर्ट। याद करें, इनपुट किसे कहते हैं, वो काम है जो आप मशीन पर करते हैं, इसको वर्क डन बाय एफर्ट भी कहा जाता है। यानी ये जो शख्स हैं जो कि एफर्ट अप्लाई करके बॉक्स को ऊपर की तरफ धकेल रहे हैं, तो एफर्ट पी अप्लाई कर रहे हैं, ये देख सकते हैं। और कहाँ कितने फासले तक लेकर जा रहे हैं इसे, एल फासले तक। ये यहाँ से यहाँ तक जो फासला है स्टूडेंट, वो यहाँ से यहाँ तक फासला कितना है, एल डिस्टेंस है। ओके, तो यहाँ तक इन्होंने एफर्ट अप्लाई करनी है। तो अगर इस एफर्ट पी को एल लंबाई से मल्टीप्लाई कर दें, किससे, एल लंबाई से, तो फिर इनपुट आ जाएगा। यानी ये वो काम आ जाएगा जो कि एफर्ट के जरिए हुआ या इन साहब ने किया जो कर रहे हैं। तो P मल्टीप्लाई बाय एल। फिर आउटपुट क्या होगा, तो आउटपुट का फार्मूला भी स्टूडेंट्स आप जानते हैं। आउटपुट का फार्मूला होता है वर्क डन इन रेजिंग लोड, यानी इस वजन को, इस ड्रम को, ब्लॉक को ऊपर की तरफ रेज करने के लिए जो हम काम कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड आउटपुट। वो आउटपुट है जो सिंपल मशीन के जरिए हो रहा है, इंक्लाइंड प्लेन के जरिए हो रहा है। तो इसका फार्मूला होता है वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट। क्या फार्मूला है, देखें, वर्क डन बाय मशीन, वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये था वेट जिसको ओवरकम करना था इस इंक्लाइंड प्लेन मशीन के जरिए, और हाइट दी हुई है यहाँ पर एच। तो अगर हम इस वेट को हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस इज कॉल्ड आउटपुट। ये वो काम होगा जो मशीन के जरिए हुआ, एक लिहाज से देखा जाए तो। नहीं समझे बात को। तो वर्क डन इन रेजिंग लोड, डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय एच, दोनों आ गए। अब याद करें, हम ये कंडीशन पढ़ चुके हैं फॉर एन आइडियल मशीन। आइडियल मशीन के लिए हम जानते हैं कि आउटपुट बराबर होता है इनपुट के। किसी भी आइडियल मशीन के लिए आउटपुट इनपुट के बराबर होता है। आउटपुट का फार्मूला आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया जो आप लेकर आए थे। आउटपुट कितना लेकर आए थे स्टूडेंट, यू कैन सी है, आउटपुट है W इंटू एच, वो यहाँ आ गया। फिर उसके बाद यहाँ इनपुट की वैल्यू पुट करनी है, तो इनपुट किसके बराबर निकाला हमने, P मल्टीप्लाई बाय एल, तो वो इसकी जगह आ गया। नहीं समझे बात को। तो आउटपुट और इनपुट की वैल्यू जो ऊपर लिखी वो यहाँ पुट कर दी इस आइडियल केस में। ओके, अब क्या होगा देखें, यहाँ पर P को इधर भेज दीजिए और H को यहाँ भेज दीजिए। याद है ना, इसको क्रॉस डिवाइड, एक होता है क्रॉस मल्टीप्लाई जिसमें रकमें ऊपर की तरफ चली जाती है क्रॉस होके, ये क्रॉस डिवाइड है। यहाँ पे रकमें नीचे डिवाइड में चली जाएंगी लेफ्ट और राइट से। तो ये H राइट पर चला गया डिवाइड में और P लेफ्ट पर चला गया डिवाइड में, तो W अपॉन P हो जाएगा ये। और यहाँ पे H L के नीचे आएगा तो L अपॉन H हो जाएगा। नहीं समझे बात को। अभी पढ़ा हमने कि वेट और एफर्ट के दरमियान जो रेशो है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, यू कैन सी है, दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल एडवांटेज। क्या कहा जाता है इसे, मैकेनिकल एडवांटेज। तो यहाँ पर MA आ जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज हासिल हो जाएगा। और उसका फार्मूला क्या बन गया, L अपॉन H। लेकिन अभी फार्मूला कंप्लीट नहीं हुआ, इसको हम एंगल थीटा की शक्ल में, यानी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की सूरत में बयान करेंगे। ये भी फार्मूला है मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ इंक्लाइंड प्लेन का, लेकिन इसको हमने एंगल थीटा की फॉर्म में एक्सप्लेन करना है या लिखना है। बट तो उसके लिए क्या करें, एंगल थीटा की शक्ल में कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए फिर से वो डायग्राम पे गौर करें जिसको हमने नीचे कॉपी किया और पेस्ट किया, वो ये है। देखिए डायग्राम आपके सामने, 3 क्लाइंट प्लेन, सारी डिस्कशन हमारी आपसे हो चुकी है। तो आप गौर से देखें, यहाँ पे आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल नजर आएगी। अगर मैं आपकी आसानी के लिए कुछ चीज़ें इसमें से मिटा दूँ, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई देगी आपको। गौर से देखें कौन सी है वो राइट एंगल ट्राइंगल, ये ABC नजर आ गई सबको। राइट एंगल ट्राइंगल किसे कहते हैं, जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। ये एंगल 90 डिग्री का है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल में थीटा के साथ वाली साइड बेस कहलाती है, मेरा ख्याल है आपको याद आ गया होगा, इसकी जरूरत नहीं है। और थीटा के सामने जो साइड है इसको परपेंडिकुलर कहते थे, हम याद करें। और ये तिरछी साइड जो है A से लेकर B तक, दिस इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। क्या कहलाती है ये हाइपोटेन्यूज कहलाती है। तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की लंबाइयों के नाम होते हैं बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। फिर याद करें कि आपने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो आप सुन लें।
कि इन लंबाइयों के दरमियान 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज कहलाते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। लेकिन आपको इस पंचायत में नहीं जाना, आपको सिर्फ साइन थीटा वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो याद रखना है। वो क्या है, वो ये है, ये आपके सामने आ गया। साइन थीटा बराबर होता है स्टूडेंट्स, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा वो कर दूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहलाता है, ये परपेंडिकुलर की लंबाई और हाइपोटेन्यूज की लंबाई के दरमियान रेशो है। फिर साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन है, यू कैन सी, यानी आपको नजर आ रहा होगा, दिस इज परपेंडिकुलर बी सी। और हाइपोटेन्यूज कौन है, हाइपोटेन्यूज ये चीज़ कहलाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये हाइपोटेन्यूज ए से लेकर बी तक है, तो इसकी जगह ए बी आ गया और पर परपेंडिकुलर की जगह बी सी आ गया। अब आप देख सकते हैं कि जो बी सी है, पॉइंट बी और सी का दरमियानी फासला वो एच के बराबर है। किसके, एच के बराबर। यहाँ हमने साइड में मेंशन भी किया है इसको ऑरेंज कलर से, तो बी सी बराबर है एच के, और ए से बी तक जो फासला है वो एल के बराबर है। ये लेंथ ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन मशीन है, जिसको हमने साइड में मेंशन किया। तो बी साइन थीटा इज इक्वल टू बी सी की जगह आ जाएगा एच, और ए बी की जगह क्या आ गया स्टूडेंट, एल आ गया। डेट क्लियर। तो साइन थीटा बराबर एच अपॉन एल के। अच्छा, इसी रकम को पलट दें अगर दोनों तरफ, इसको कहते हैं फ्लिप करना, उलट देना। मिसाल के तौर पर ये लिखा हो ए अपॉन बी इज इक्वल टू, ये नहीं लिखिएगा, आप समझाने के लिए बताया जा रहा है। अगर आपसे कहा जाए कि इक्वेशन की दोनों तरफ साइडें पलटी जा सकती है, अपॉन बी को आप बी अपॉन ए लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन आपको फिर राइट साइड के साथ भी यही करना होगा, इसको डी अपॉन सी लिखेंगे। तो दोनों तरफ वाली साइडों को पलट कर लिखा जा सकता है। तो वही काम आपने यहाँ करना है। साइन थीटा के नीचे आदत के नीचे वन वन होता है, लिखते नहीं है, दोनों तरफ पलट दें तो वन अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। ये क्या हो गया, वन अपॉन साइन थीटा। तो राइट हैंड साइड पे जो एच अपॉन एल है वो पलट के क्या हो जाएगा, एल अपॉन एच हो जाएगा। नहीं समझे बात को, दोनों तरफ रकमों को पलट दिया। क्यों किया ऐसा सवाल, सवाल अच्छा है, आपके जहन में जो पैदा हुआ होगा, जाहिर है मैं सुन तो नहीं रहा, लेकिन आप आइडिया लगा रहा हूँ कि क्वेश्चन यकीनन आपके जहन में आ गया होगा कि ये काम क्यों किया, तो उसकी वजह क्या है। उसकी वजह ये है, पहले साइड चेंज कर दो, एल अपॉन एच को लेफ्ट पे लिख ले और वन अपॉन साइन थीटा को राइट पे लिख दे। इस वो सवाल का जवाब जो आपके जहनों में फूटा होगा अभी, यानी आया होगा, सॉरी जहनों में अचानक आ गया होगा, उसका जवाब भी देते हैं। पहले साइड चेंज करते हैं। साइड चेंज करने का मतलब भी सुन लें क्या होता है भाई, वो ये होता है कि अगर ए इज इक्वल टू बी और आपसे कहा जाए साइड चेंज करें, तो इसका मतलब इसको यूँ लिखें, बी इज इक्वल टू ए। साइड चेंज करने से इक्वेशन की हैसियत पे कोई असर नहीं पड़ता। तो वन अपॉन साइन थीटा बराबर है एल अपॉन साइन थीटा के, तो एल अपॉन साइन थीटा, एल अपॉन एच को पहले लिख लिया और वन अपॉन साइन थीटा को राइट पे लिख दिया। इस अमल में कोई साइन की चेंजिंग की जरूरत नहीं होती, इस अमल को साइड चेंज करना कहते हैं और इसे हम अक्सर करेंगे। ठीक है, तो एल अपॉन एच इज इक्वल टू वन अपॉन साइन थीटा। हाँ, क्वेश्चन वही रहा, ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि इसको हम इक्वेशन वन में पुट करना चाहते हैं। इक्वेशन वन याद है ऊपर बनी हुई है, इक्वेशन वन ये थी एम ए इज इक्वल टू एल अपॉन एच, याद करें, इसको हमने इक्वेशन वन का नाम दिया था एल अपॉन एच। और हम जानते हैं कि यहाँ पर चूंकि एल अपॉन एच था तो हमें एल अपॉन एच की तलाश थी, तो अब हमें पता चल गया एल अपॉन एच किसके बराबर है स्टूडेंट, वन अपॉन साइन थीटा के। नहीं समझे बात को, ये जो एल अपॉन एच है किसके बराबर है, देखें यहाँ पर वन अपॉन साइन थीटा। ये इसलिए सारा मामला किया पलटने का और साइड चेंज करने का। तो अब एल अपॉन एच की जगह क्या आ जाएगा, अगले स्टेप में यहाँ देखें, एल अपॉन एच की जगह वन अपॉन साइन थीटा आ गया। एल अपॉन एच की जगह क्या आ गया यहाँ पर स्टूडेंट, वन अपॉन साइन थीटा। तो ये मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की फॉर्म में आ गया। ये दूसरा फार्मूला समझने हमने ड्राइव कर लिया। तो दिस एक्सप्रेशन गिव्स द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। नोट कर लें, यहाँ के टॉपिक जो है मुकम्मल हो जाता है। लेकिन एक छोटी सी बात मैं आपसे करना चाहूँगा आखिर में, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो नेक्स्ट वीडियो में ही होगा, एक छोटा सा क्वेश्चन है जो लेकर आए स्टूडेंट। ये आपके सामने दो डायग्राम बनाई गई हैं, एक्चुअली दो इंक्लाइंड प्लेन्स ही हैं। कितनी, जैसा कि आप देख सकते हैं दो इंक्लाइंड प्लेन है। सवाल ये है कि किस इंक्लाइंड प्लेन पर का मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा होगा, यानी आप आराम से काम कर सकते हैं। जो ऊपर है इंक्लाइंड प्लेन ये वाली, ये दिस वन, इसको अगर वन का नाम दे देते हैं, फर्ज कर लें ये इंक्लाइंड प्लेन वन और ये इंक्लाइंड प्लेन टू है, किस पर इजी होगा, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, बल्कि ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ दूँ, फिर इसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लूँगा, ऐसे कर लें, बोलिए। पहली वाली इंक्लाइंड प्लेन पे आसानी से काम होगा या दूसरी वाली पे आसानी से काम होगा। आपने दो आंसर हैं इसके, एक मैथमेटिकल आंसर है और एक फिजिकल आंसर है। ठीक है, आज की इस क्लास में मैं आपको इसका मैथमेटिकल आंसर दे देता हूँ, फिजिकल आंसर आप तलाश कर लीजिएगा, एक मैं और एक आप। ठीक है, एक जवाब मैं दे देता हूँ, फिर एक आप दे दीजिएगा। मैथमेटिकल आंसर मैं आपको दे रहा हूँ, जो कि कदरे थोड़ा हो सकता है मुश्किल हो आपके लिए,
फिजिकल आंसर बहुत आसान है, क्योंकि रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप जानते हैं कि किस पे जो है मूव करना आसान होता है, किस पे मुश्किल होता है, और उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। लेकिन मैं इसका चाहूँगा कि मैथमेटिकल आंसर आपको दूँ। देखिए मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, 1/sin थीटा, सब जानते हैं, इस पे लगाएं। और यहाँ पे भी मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला क्या होगा, बोलिए, 1/sin थीटा। भी ड्राइव हो गया ना, ये थीटा कहाँ पर है, ये एंगल थीटा कहलाता है, आप जानते हैं। यहाँ पे एंगल थीटा, यहाँ ये जो थीटा है ऊपर वाली डायग्राम में, ये थीटा एंगल छोटा है, नहीं, चूंकि थीटा एंगल छोटा है तो साइन की वैल्यू भी छोटी होगी। जब साइन की एंगल छोटी होगी तो मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू ज़्यादा होगी। वजह क्या है, वजह यह है कि किसी भी इक्वेशन में जब एक लेफ्ट पर रकम ऊपर हो और एक रकम नीचे हो तो उनके दरमियान इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी एक रकम बढ़ती है तो दूसरी घटती है। तो इसका मतलब है साइन थीटा में इजाफा होगा तो फिर मैकेनिकल, साइन थीटा में कमी होगी, अगर क्या होगी, कमी होगी, तो मैकेनिकल एडवांटेज में इजाफा हो जाएगा। जाहिर है यहाँ पर एंगल थीटा कम है इसके मुकाबले में, दूसरी डायग्राम के मुकाबले में, तो साइन की वैल्यू भी कम होगी, लिहाजा मैकेनिकल एडवांटेज इसमें ग्रेटर होगा, इसमें इसका इस पर काम करना ज़्यादा आसान होगा, यूँ समझ में। और यहाँ पर देख लें, जिसकी वहाँ से समझ में बात नहीं आई, यहाँ पर एंगल कितना दिया हुआ है, थीटा, यहाँ भी थीटा है, लेकिन ये जो थीटा है उसके मुकाबले में बड़ा एंगल है। चूँकि ये थीटा बड़ा एंगल है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, बड़ी निकलेगी। जब साइन थीटा की वैल्यू उसके पहले के मुकाबले में बड़ी निकलेगी तो मैकेनिकल एडवांटेज पहली डायग्राम के मुकाबले में कम हो जाएगा। नहीं समझे बात को, एंगल थीटा ज़्यादा होगा तो साइन भी ज़्यादा होगा, तो मैकेनिकल एडवांटेज कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। समझ रहे हैं बात को। तो इस इंक्लाइंड प्लेन पर काम करना कदरे मुश्किल होगा, किसके मुकाबले में, ऊपर पहली वाली इंक्लाइंड प्लेन के मुकाबले में। तो पहली वाली इंक्लाइंड प्लेन का मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा है, आसानी से काम कर सकते हैं आप, रोल अप कर सकते हैं। लेकिन दूसरी जो इंक्लाइंड प्लेन बड़े एंगल वाली है, इस पर काम करना टिपिकल है, मुश्किल है थोड़ा सा पहले के मुकाबले में, क्योंकि इसमें एंगल ज़्यादा है। ये था इसका मैथमेटिकल आंसर। आपके फिजिकल आंसर का मैं वेट करूंगा। खुदा। ये एक चीज़ रहेगा स्टूडेंट, प्लीज़ इसका आप नोट कर लीजिएगा, वो ये कि नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर बात करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। इंक्लाइंड प्लेन्स के हवाले से जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, इस पर हमारी आपसे गुफ्तगू रहेगी। ये आपके सामने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ गया तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो, टिल देन खुदा हाफिज़, अपनी दुआओं में याद रखिए। ओके, कल नेक्स्ट टाइम इसमें बात करेंगे इंशाल्लाह।